बट कभी ऐसा विचार नहीं आया कि मैं हीरोइन बनूंगी करके, या आई एम नॉट अ हीरोइन एज, बट हाँ कभी एक्टिंग करने का भी नहीं सोचा था। तो उस दौरान बहुत से लोग ऐसे बोलते थे कि तुम्हें मॉडलिंग के लिए ट्राई करना चाहिए। तो वहाँ भी मुझे काफ़ी लोगों ने कहा, आप दिल्ली तक आ गए तो यहाँ से तो कुछ भी दूर नहीं है। वो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद जो गूज़बम्प्स और जो मेरी आंखें एकदम भर आई, वो बच्चा अनाथ है, उसको अपनी दादी का पालन पोषण करना है, उसको खाना चाहिए जो बेसिक नीड है। ऐसा नहीं हुआ है कि अलार्म घड़ी को कोई ना कोई अवार्ड ना मिला हो। तो फिर मैं बोलूँगी आई एम वेरी लकी कि मुझे ऐसा पार्टनर मिला जिसने कभी मुझे कुछ करने से नहीं रोका। तो परिस्थितियाँ कैसी भी हों, उसमें आप बेस्ट कैसे कर सकते हो ये आपकी मर्ज़ी है। दूसरी बात रही यहाँ के लोगों की, तो मैं देखती हूँ बहुत टैलेंटेड हैं। मवाना के छोटे गांव से लेकर बड़े सपनों तक का सफर, जिज्ञासा जिसने रास्ता चुना और मेहनत जिसने पहचान बनाई, माँ के संघर्षों और हौसलों को ताकत बनाकर शिक्षण के 16 साल से लेकर सिनेमा और डॉक्यूमेंट्री तक का सफर। एक डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त शिक्षिका, एक सृजनकर्ता और एक माँ की कहानी। पहचान में आज मिलिए डॉक्टर चेतना चौहान से, जो सिर्फ नाम नहीं निशान छोड़ रही हैं। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका हमारे इस सीरीज में। नमस्कार। पहला प्रश्न मैं आपसे लेना चाहूँगी कि आपने बताया आप मेरठ के रहने वाले हैं, तो पहले तो सबसे पहले आपका बचपन कैसा बीता और फिर कैसे देहरादून मूव इन करना हुआ? मैं मेरठ की नहीं हूँ प्रॉपर। मेरठ से 29 किलोमीटर हम अगर हसनापुर की तरफ जाएँ तो मवाना एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ से हूँ। और मेरे माँ बाप किसान हैं, तो उन्हीं की इच्छा थी कि उनके बच्चे खूब पढ़ें। तो ये करके मैं घर की पहली लड़की थी, बेटी थी जो घर से बाहर पढ़ने के लिए मेरठ आई जी। और मेरी माँ बहुत चाहती थी कि बेटियाँ खूब पढ़ें करके। तो पढ़ते 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 पता नहीं कब मैं पीएचडी में आ गई और कर ली पीएचडी, तो इस करके डॉक्टर भी कहलाने लगी। तो ये सब मेरी माँ का सपना था, उनकी इच्छा थी, जिसके चलते मैं इतनी पॉजिटिव रही और इतने अच्छे से पढ़ पाई। उसके बाद जैसे कि हमारे यहाँ परिवारों में होता है शादी और ये सब, तो शादी हुई, शादी होके मैं दुबई चली गई, वहाँ रही 6-7 साल। उसके बाद फिर हुआ कि मेरे हस्बैंड को जॉब चेंज करना था, तो अब कहीं और रहने का मन नहीं था भारत से बाहर, तो इच्छा हुई कि वापस अपने देश जाऊँगी, वो जहाँ भी रहें। तो फिर मैंने चुना देहरादून, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे कभी उससे पहले देहरादून आई नहीं थी, बट देहरादून से एक खिंचाव था देहरादून शब्द में ही अपने आप ना। तो एक बार देखने के लिए आए कि चलिए रहना है तो देख लेते हैं कैसी जगह है। वो मुझे बहुत पसंद आया एंड आउट ऑफ द बॉक्स मेरा यहाँ कोई नहीं था, मैं दोनों बच्चों को लेके यहाँ सेटल हो गई। तो यहाँ तक तो ऐसे आना रहा। उसके बाद फिर यहाँ के स्कूल ज्वाइन किया, टीचिंग में आ गई। 9 साल तक मैंने पढ़ाया। अभी 2 महीने पहले ही मैंने ब्रेक लिया टीचिंग से, और टीचिंग के दौरान ही कुछ ऐसा सब रहा कि मुझे जो दोस्त मेरे बने वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे शायद फिल्म इंडस्ट्री से, जिसके चलते मेरा उनसे मिलना हुआ। फिर कुछ छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज़ में काम करने का मौका मिला। ऐसे करके मेरा इस तरफ इंक्लिनेशन जो था वो, उसको शायद मौका मिला कि मैं करके देखूँ कि क्या है। और बचपन से एक बहुत मेरी नेचर थी कि मैं बहुत जिज्ञासु हूँ, मुझे अच्छा लगता है कुछ भी नया नया करके देखना ना। तो जब ये सब आया तो लगा कि चलो एक्टिंग भी करके देखी जाए ना, तो ऐसे करके मेरा ये एक्टिंग की तरफ आना हुआ। बचपन जब बीता, और जैसे कि आम बचपन लोग आमतौर पर फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, तो उस दौरान कभी ऐसा ख्याल जहन में आया कि शायद मैं कभी ये करूँगी या मुझे ये करना है या अच्छा लगता है? नहीं उस समय नहीं आया, क्योंकि जिस जगह से मैं हूँ, हम जैसे परिवारों से हम आते थे, किसान परिवार से, तो ये सोचना भी अपने आप में हम लोगों को लगता था कि बहुत बड़ी बात है। हम शायद वहाँ तक कभी नहीं सोच सकते थे। बट हाँ, वो देख के वो अपने अंदर की एक हीरोइन जो होती है हर लड़की में वो कभी-कभी जाग जाती थी, तो घर पे ही करते थे। बट कभी ऐसा विचार नहीं आया कि मैं हीरोइन बनूँगी करके, या आई एम नॉट अ हीरोइन एज़, बट हाँ, कभी एक्टिंग करने का भी नहीं सोचा था। बट एक होता है ना कि जब भी स्कूल में कुछ डांस या ड्रामा कुछ होता था, तो मेरी इच्छा होती थी कि मैं पार्टिसिपेट तो करूं। हर चीज़ में, हर नई चीज़ में आगे रहने का मुझे शौक था। उसके लिए घर वालों ने कभी रोका भी नहीं। तो बस ऐसे ही, कभी सोचा नहीं था, ये ईश्वर की इच्छा थी कि मुझे इस तरफ आना था, तो आई। और अभी जो डॉक्टर चेतना चौहान है वो क्या कर रही हैं? क्या वो मूवीज़ को आगे एज़ अ करियर देख रही हैं या कोई नए फ़िल्म में, प्रोजेक्ट में किसी से जुड़ी हुई हैं और काम कर रही हैं?
देखिए मैम, ऐसा तो मैं, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं कभी बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स नहीं करती हूँ फ्यूचर के लिए। जी। ये शायद आप इसको कमी भी कह सकते हो, और मुझे लगता है कि ये अपने आप को टेंशन से दूर रखने का एक अच्छा तरीका भी है। तो जो आता है मैं उसका स्वागत करती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे क्या मिलेगा और क्या करना है करके। हाँ, अच्छा कोई मुझे और कोई ऐसा स्क्रिप्ट मुझे समझ में आती है, मेरे सामने आती है, तो मैं पक्का करूँगी। पर ऐसा आई एम नॉट सीकिंग समथिंग। और हाँ, अभी डॉक्टर चेतना चौहान क्या कर रही है, वो ब्रेक पर है। फुल टू फैमिली को टाइम दे रही हैं। और बाकी मुझे रीडिंग का शौक है, पेंटिंग का शौक है, तो मेरा जो मेरा ये वाला जो समय है, इसको मैं पूरा अपने उस काम को दे रही हूँ, राइटिंग एंड पेंटिंग। आपने जैसे बताया आपने पीएचडी की है, क्या आपका मेजर रहा? और दूसरा ये, क्योंकि पीएचडी के दौरान मतलब एक बहुत मैच्योर उम्र में पीएचडी होती है, तो उस दौरान क्योंकि आपके जिस हिसाब से पर्सनैलिटी है, क्या कभी किसी ने सजेस्ट किया था कि चेतना यू शुड ट्राई फॉर मॉडलिंग और फॉर एक्टिंग समथिंग लाइक दैट? हाँ, वो होता था जब मैं मेरठ यूनिवर्सिटी में आई, तो मैं कैंपस से ही मैंने अपना मास्टर्स और पीएचडी किया। तो उस दौरान बहुत से लोग ऐसे बोलते थे कि तुम्हें मॉडलिंग के लिए ट्राई करना चाहिए। बट मुझे लगता था, हाँ, तुम ऐसा सजेशन दे रहे हो मुझे कि मेरे घर में शायद ही कोई मुझे इस तरफ जाने देगा। तो मैं सुनती ज़रूर थी, बट कभी मैंने खुद से ट्राई नहीं किया उसके लिए ना। वो सब तो होता था, क्योंकि मेरा पूरा फोकस था कि मुझे अपना जिस काम के लिए मुझे घर वालों ने यहाँ पर भेजा है, मुझे वो करना है। बाकी तो कभी इधर उधर देखा नहीं करने के लिए। तो अब मेरा पूरा फोकस पीएचडी पे था, वो मैंने अच्छे से किया। और उसी दौरान मुझे, क्योंकि इतना ज़्यादा हम पीएचडी के दौरान बहुत बिजी हो जाते हैं ना, बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं, बहुत सारे पेपर राइटिंग होते हैं, सेमिनार्स होते हैं। तो मैंने वुमेन कमीशन के साथ एक प्रोजेक्ट किया था तभी दिल्ली में। तो वहाँ भी मुझे काफ़ी लोगों ने कहा, आप दिल्ली तक आ गए हो, तो यहाँ से तो कुछ भी दूर नहीं है। तो लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि इस तरफ जाऊँ, लगा कि नहीं, पढ़ लेती हूँ। आपकी मूवी है अलार्म घड़ी, जिसमें आप जो दादा साहिब फाल्के अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई, उस पर हम थोड़ी बात करना चाहेंगे। सबसे पहले अलार्म घड़ी आपके पास कैसे आई? मैम, अलार्म घड़ी के जो स्क्रिप्ट राइटर हैं रवि, वो जी। मेरे अच्छे मित्र हैं। हम दोनों एक ऑडिशन के दौरान मिले थे, फिज़िक्स वाला का ऑडिशन था। तो वहाँ मुझसे उनकी मुलाकात हुई। तो ऐसे बस बात करते करते जब उन्होंने मूवी लिखी अलार्म घड़ी, तो उनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे एक मूवी है, करोगी क्या? तो मैंने बोला कि ठीक है, आप मुझे पहले स्क्रिप्ट भेजो, क्या है, मैं पढ़ती हूँ, देखती हूँ क्या है। तो मैंने पढ़ा, और सच बताऊँ खुशी, कि वो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद जो गूज़बम्प्स और जो मेरी आँखें एकदम भर आई, और मैं मना नहीं कर पाई उस मूवी के लिए। मैंने कहा मैं पक्का करूँगी। तो बस ऐसे ही एक छोटी-सी इसमें ये बात और हाँ में हमारे बदल गई। दर्शक जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या उस मूवी में था जिसने चेतना को इतना कन्विंस कर दिया कि हाँ, मुझे ये करना है? हाँ, देखिए, अलार्म घड़ी कहानी है, जिसे नाम अलार्म घड़ी है, तो देख के लगता है कि शायद पता नहीं क्या है, लेकिन ये कहानी एक बच्चे की कहानी है। उत्तरांचल के किसी एक बहुत इंटीरियर विलेज में एक बच्चा रहता है। उसकी कहानी है कि वो बच्चा कैसे अपने जीवन के लिए, या फिर क्या कहना, जीविका के लिए संघर्ष कर रहा है। वो बच्चा अनाथ है, उसको अपनी दादी का पालन पोषण करना है, उसको खाना चाहिए जो बेसिक नीड है। और जैसे हम देखते हैं आजकल के बच्चे बिल्कुल गैजेट के साथ में इतने पैम्पर्ड होते हैं। वो बच्चा जिसको कोई पूछने वाला भी नहीं है कि आज तुमने खाना खाया भी या नहीं खाया, ये उस बच्चे की कहानी, और ये सत्य घटना पर आधारित है। सबसे अच्छी बात तो ये है। तो वो बच्चा कैसे एक 2 समय के भोजन के लिए अपने कितने किलोमीटर चल के अपने स्कूल आता है, बहुत सारी लकड़ियों के साथ में, जिसके बदले शायद उसको 2 समय की रोटी मिलेगी, और वो लेट ना हो जाए, इसके लिए जब उससे पूछा जाता है कि उसको क्या चाहिए, तो वो अलार्म घड़ी माँगता है कि सुबह में अलार्म बजेगा तो मैं टाइम से उठ जाऊँगा और मैं स्कूल आने के लिए लेट नहीं रहूँगा। तो जब मैंने वो बच्चे का संघर्ष पढ़ा उस कहानी में, तो मैं ना नहीं कर पाई। तो बस ऐसे हमारी ये अलार्म घड़ी की कहानी शुरू हुई। और जब ये मूवी दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई, तो वो कैसा मोमेंट था आपके लिए या आपकी टीम के लिए? मैम, सच में मैं बोलूँगी, ईश्वर का आशीर्वाद है कि अलार्म घड़ी जहाँ भी गई है, जिस भी अवार्ड फंक्शन में गई है, ऐसा नहीं हुआ है कि अलार्म घड़ी को कोई ना कोई अवार्ड ना मिला हो। और जब दादा साहब फाल्के जैसे बड़े अवार्ड के लिए उसका नॉमिनेशन हुआ, तो वो हमारे लिए और भी बहुत ही, कहने से, गर्व का विषय था। और शब्दों में तो बयां नहीं किया जा सकता, भावनाओं को कर पाते तो बहुत आसान हो जाता। पर हाँ, हम सब लोग बहुत खुश थे, और कहते हैं ना कि और कुछ ऐसा करने का एक जो मोटिवेशन होता है हमारे अंदर, वो कि हाँ, ऐसी जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं जो हमारे समाज से जुड़ी हैं, इनको किस तरह से दिखाया जा सकता है, और सच में लोग इनको सराहते हैं, तभी उस लेवल तक लेकर जाते हैं कि वो
उनका नॉमिनेशन ऐसे अच्छे अवार्ड फंक्शन के लिए हो जाए। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। मैं जानना चाहूँगी फिज़िक्स वाला का आपने ज़िक्र किया। जी। फिज़िक्स वाला अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है हाँ और जी। उसके बाद मूवी बनी उस पे जो बहुत यूथ में बहुत वायरल हुई, बहुत फेमस हुई। हाँ। फिज़िक्स वाला का एक्सपीरियंस कैसा था उसके नॉमिनेशन से लेकर और आगे तक का? मैम फिज़िक्स वाला में एक्चुअली जब मैंने उसका एडवर्टाइज़मेंट देखा तो ऑडिशन के लिए बच्चे चाहिए थे उनको ना, जी। तो मैंने अपने बेटे को बोला क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आपको मैं बहुत कुछ ऐसी वाली हूँ कि कुछ करके देखते रहना चाहिए जीवन में, तो मैं अपने बच्चों को भी वैसे ही पुश करती हूँ कि करके देखो ना। तो उसमें मैंने अपने बेटे को बोला जाओ ऑडिशन है, तुम्हें लेके चलती हूँ, करके देखो अच्छा शायद तुम्हें लगे तो तुम करो। तो ही सर नो मम्मी मुझे नहीं करना है। तो उसमें फिर एक मेरी उम्र के उनके लिए भी था, कलाकारों के लिए भी। तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर मैं दे कर आती हूँ ऑडिशन। तो मैं वहाँ गई, ऑडिशन दिया, सब कुछ हुआ, वापस आ गई। फिर कुछ दिनों बाद जब यहाँ देहरादून में फिज़िक्स वाला का शूट था तो उनका कॉल मेरे पास आया कि कल ऐसे-ऐसे शूट है और आपको आना है। तो आई वाज़ सो हैप्पी कि एक इतना बड़ा ब्रांड नेम के लिए जी। कुछ हो रहा है तो बुलाया जा रहा है। मैं गई और सच बताऊँ तो फिज़िक्स वाला के जो अलख पांडे का जिन्होंने किरदार किया है श्रीधर दुबे जी, जी। उनके साथ में काम किया और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। लाइक वो लोग हैं जो इतना रात अकेली है और ये मसान ऐसी अच्छी फ़िल्मों में वो काम कर चुके हैं कि मैं किसी ऐसे नॉन कलाकार के साथ काम करूँ, मैं कैसे बात करूँ? वो खुद से आपको इतना कंफर्टेबल फ़ील उन्होंने कराया और ऐसा नहीं लगा कि मेरा पहला कोई अनुभव है। तो उस पूरे ही सेट पे जितने भी सब लोग थे, वो सब बहुत अच्छे थे, काम करके बहुत मज़ा आया और सच बताऊँ तो शायद वहीं से मेरे अंदर का ये जो एक कलाकार था ना, जो लगा कि हाँ, और भी कुछ किया जा सकता है, वो वहीं से मेरा जागा। जैसे आपने बताया हिस्ट्री में आपका पीएचडी है हाँ मेजर। जी। उसके बाद आप मैरिड भी हैं, आपका बेटा भी है। तो ऐसे में चीज़ें एक साथ मैनेज करना कैसे पॉसिबल हो पाया? और हस्बैंड का क्योंकि हम बात करते हैं तो एज़ अ लाइफ पार्टनर हस्बैंड का क्या रोल रहा आपके जो भी चीज़ें या जो भी माइलस्टोन आपने चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों अचीव किए? मैं फिर से बोलूँगी कि मैं बहुत लकी हूँ। हुँ। मेरे जब जब छोटी थी तो माता-पिता का बहुत सहयोग रहा, कभी उन्होंने नहीं रोका कुछ भी करने से। मैं एनसीसीसी सर्टिफ़िकेट मैंने किया, राजपथ पे परेड की, फिर पीएचडी की जिसमें कि प्रेशर था घर पे कि शादी कर दो, अब लड़की बड़ी भी हो गई है। पर मेरी माँ का पूरा सपोर्ट था कि नहीं करना है। वहाँ उनका सपोर्ट था, शादी हुई, तो फिर मैं बोलूँगी आई एम वेरी लकी कि मुझे ऐसा पार्टनर मिला जिसने कभी मुझे कुछ करने से नहीं रोका। एक विश्वास शायद एक चीज़ होती है जो एक बॉन्ड को बनाता है, वो हम दोनों के बीच में है। और दूसरी बात कि क्योंकि मैं खुद भी वैसी वाली हूँ कि मैंने आपको बोला जैसे मुझे मन करता है मैं कुछ नया करूँ, तो वो चैलेंज तो होते हैं, हमें मालूम होता है कि कुछ नया करेंगे तो चैलेंज तो होगा क्योंकि आपको बच्चा भी देखना है और बीइंग अ सिंगल पेरेंट हियर इन देहरादून, मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं है तो अकेले ही एक तरह से देखना होता है, तो बहुत सारे सब कुछ चीज़ें घर में खुद भी मैनेज करनी है। बट येस आई नो कि वो सब करना है, तो करना है तो जब आपके दिमाग में ये बात होती है कि मुझे करना है तो वो आप उसको मैनेज करना भी सीख जाते हो। तो सपोर्ट सबका रहा, मेहनत मेरी रही, तो चीज़ें सब आसान हो गई। मेरे बच्चों का भी सपोर्ट रहा, मैं ऐसे बोलूँगी छोटे थे और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया एंड आज भी वो कहते हैं मम्मा करो, अब आपने ब्रेक लिया है तो अब और कुछ अच्छा करो। तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे लड़ना पड़ा हो किसी चीज़ से ना, मैंने कहा, उन्होंने सपोर्ट किया, मैंने मेहनत की, हो गया। जितना आपने क्योंकि स्कूल भी पढ़ाया बता रहे हैं बीते 16 सालों से शायद आप स्कूल पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद स्कूल के साथ ये मैनेज करना कि ठीक है मुझे ऑडिशन देने भी जाना है, अब मुझे शूटिंग पे भी जाना है, तो इस तरीके से कैसे मैनेज हुआ? हाँ, मैम भागना तो पड़ता है। भागना तो पड़ता है और कई बार ऐसा भी हुआ है कि इसके दौरान मुझे काफ़ी सारे अच्छे जो मेरे पास ऑफ़र थे मुझे छोड़ने भी पड़े। जी। और अभी लास्ट ईयर ही मैंने एक बहुत अच्छा ऑफ़र छोड़ा क्योंकि बेटे का 10th था तो नहीं जा सकती थी उसको छोड़ के। तो ये सैक्रिफाइसेस हैं लेकिन ठीक है, मैंने कोई ऐसा कमिटमेंट भी नहीं किया हुआ है किसी के साथ में। ये कि मेरे लिए हमेशा मेरी फैमिली प्रायोरिटी रहती है। तो पर उसके बाद भी अगर आप जैसे बोला आपने कि स्कूल में पढ़ाते हैं तो हाँ, स्कूल के कमिटमेंट्स भी मेरे लिए पहले थे। जी। जब मैं पढ़ाती थी तो मेरे लिए स्कूल पहले था और जो मेरी हॉबी है या जो मेरे शौक हैं, उनकी वजह से जो जिनसे मैंने कमिटमेंट किया है, उनका मैं नुकसान नहीं करूँगी, ये मेरे ज़हन में हमेशा बात रहती थी। तो वो जो स्ट्रगल था वो मेरा था, जैसी भी भाग-दौड़ थी मेरी थी और मैनेज हो जाती थी। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ गलत कर दिया, अब कैसे करूँ, कैसे निपटाऊँ इसको? सब कुछ स्मूथली चला जाता था। इतने फील्ड्स में, इतने क्षेत्रों में आपने हाथ आजमाया है, आप कहते हैं पेंटिंग भी करते हैं, आप लिखते भी हैं, आप एक्टिंग भी कर रहे हैं, फिर आप कुछ नया भी खोज रहे हैं।
तो कभी ऐसे ऐसे डर नहीं लगा, क्योंकि बिल्कुल एकदम मेजर से चेंज करना है, एकदम यू टर्न ले लेना कि ठीक है अभी हम दुबई में, अब सब छोड़कर देहरादून हैं, उसके बाद पीएचडी की है, अब पढ़ाना छोड़कर हम आ गए हैं फिल्म में, तो कभी ऐसा था, वो डर वाला फैक्टर रहा कभी अंदर? देखो खुशी, जैसे मुझे नहीं मालूम बाकी बच्चों की पालन पोषण कैसे होता है। मेरी माँ बहुत ग्रामीण पर उससे थी, लेकिन उन्होंने जब हमें पाला और जो संस्कार हमारे अंदर डाले, तो बीइंग अ फीमेल हमें सिखाया जाता है कि आपको परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना है। ऐसा बहुत कम होगा कि परिस्थिति आपके हिसाब से हो जाएंगी या सामने वाले जो भी लोग हैं वो आपके हिसाब से चलेंगे। तो ये चीज़ मैंने माँ से बार बार ग्रहण की, और वो चीज़ शायद मेरे अंदर आ गई कि जैसी भी परिस्थिति है उसके अनुसार आपको रहना है, और उस परिस्थिति में कैसे अच्छे से रहना है, खुश रहना है और अपना बेस्ट करना है। तो जब दुबई थी तो वहाँ पढ़ाती थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ मुझे मेरी आर्ट को उभारने का वो नहीं मिला, लेकिन हाँ वहाँ पे मेरी एक दोस्त बनी, उनसे मैंने पेंटिंग सीखी जी। क्योंकि वो भी मेरा एक कला का वो था, तो वहाँ वो सीख लिया। क्योंकि मैंने बोला ना कि माँ ने सिखाया था, तो हमने उन सब चीज़ों में अब मैं यहाँ क्या सीख सकती हूँ, यहाँ मैं क्या कर सकती हूँ जो मेरे अंदर है। तो वो मुझे मौका मिला, तो मैं वो पेंटिंग का जो अंदर में कहीं पीछे था कि करना है, वो वहाँ जाके पूरा हुआ टीचिंग के साथ साथ। यहाँ आई तो यहाँ आके भी टीचिंग शुरू की, फिर ये एक्टिंग वाला मौका मिला तो लगा कि हाँ ये भी करके देखना है। तो परिस्थितियाँ कैसी भी हो उसमें आप बेस्ट कैसे कर सकते हो ये आपकी मर्जी है, ये आपकी विल पावर है। जी। तो वो स्ट्रॉन्ग है तो सब कुछ फेवरेबल है। चाहे छोटी फिल्में हो, बड़ी फिल्में हो, कैसे भी रोल हो, मुंबई का जब हम एक्टिंग बोलते हैं तो मुंबई से बिल्कुल जोड़कर देखा जाता है। तो क्या चेतना कभी बॉम्बे गई है एक्टिंग के लिए? नहीं, मैं कभी मुंबई नहीं गई, और सच बताऊं तो डर भी लगता है, मुझे मुंबई से डर लगता है। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं रीजनल एक्ट्रेस भी अगर हूँ तो आई एम ओके विद दैट, है ना। हाँ, अगर भविष्य में कभी कुछ ऐसा मुझे मिलता है तो ऐसा नहीं जाऊंगी ज़रूर, बट मेरा ऐसा कुछ आई एम नॉट टू मच इनटू दिस कि मुझे जाना ही जाना है मुंबई, ऐसा वाला स्ट्रगल नहीं करना है मुंबई जाके। मुंबई में आपके परिचित लोग हैं जो इस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं? हाँ, ये सब मेरे काम के दौरान जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई वो सब वहाँ पर हैं, उनसे बात होती रहती है। तो कभी उनकी ओर से ऐसा हुआ कि चेतना नहीं आपको आना चाहिए, आपको ट्राई हाँ, वो लोग देखो, वो जो कलाकार होते हैं ना, ये लोग बहुत ज़्यादा प्रगतिशील होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं। वो हमेशा आपको, आपका सबसे अच्छा पार्टी होता है उन लोगों से आप जुड़ते हो तो आपको अपने अंदर की खासियत खूबियाँ पता चलती हैं। और सच बताऊँ तो मेरे जो जितने भी लोग इंडस्ट्री में मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, वो सब ये मेरे अंदर की मुझे खूबियाँ बताते रहते हैं, और वो कहते भी हैं कि आगे बढ़ो, आओ यहाँ आओ। पर मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर कुछ भी खास बात है तो उसको एक पर्टिकुलर प्लेस की ज़रूरत नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कोने में रह के आप अपनी उस खूबी को, अपनी उस योग्यता को बाहर निकाल सकते हो। जब हम एक्टिंग की बात करते हैं तो हमेशा मुंबई को केंद्र बिंदु के तौर पर देखा जाता है, लेकिन अब चीज़ें शिफ्ट होनी शुरू हुई हैं और उत्तराखंड जो है हम उभरता फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में इसको देखा जा रहा है। तो आप जब डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं या लोगों के बीच जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कितनी ये चीज़ सही है और कितना सफल हो पाएगा उत्तराखंड में ये प्रयास? मुझे ऐसा लगता है कि उत्तरांचल तो शुरू से ही एक ऐसा प्लेस रहा है, ऐसा स्थान रहा है जहाँ पे शूटिंग्स वगैरह होती रही हैं। अभी ज़्यादा आसान हो गया है क्योंकि हमारी रोड्स और ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा हो गया है। दूसरी बात रही यहाँ के लोगों की, तो मैं देखती हूँ बहुत टैलेंटेड हैं। एज़ अ टीचर भी मैंने ये महसूस किया, स्कूल में जब बच्चे होते हैं या हमारे साथ में टीचर्स भी हैं, तो मैं देखती हूँ कि कमी नहीं है टैलेंट की, बहुत टैलेंट है बच्चों में, चाहे वो सिंगिंग है, एक्टिंग है, डांस है, कुछ भी है, बहुत टैलेंट है। और यहाँ पे मैं देखती हूँ फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो अगर इंडस्ट्री में, अब इंडस्ट्री तो शिफ्ट नहीं होगी, लेकिन येस, लाइक हर जगह नोएडा में जैसे हम देखते हैं वहाँ पे भी एक छोटी फिल्म इंडस्ट्री है, ऐसे अगर उत्तरांचल में भी कोई ऐसा कुछ बनाया जाए तो आई एम श्योर कि कमी नहीं पड़ेगी टैलेंट की, खूब अच्छे से भर भर के यहाँ पर टैलेंट है। तो इट्स द उत्तरांचल इज़ वी कैन से इट्स अ ब्राइट फ्यूचर फॉर आवर बॉलीवुड। चेतना, जब हम बात करते हैं एज अ टीचर, तो टीचर को बड़ा आइडियलिस्टिक वे में हमारे सामने हमेशा से रखा गया है। हाँ, कि इस तरीके का होगा, ऐसा होगा। लेकिन जब हम आपके टीचर्स देखते हैं या हम आपको देखते हैं तो बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई देती है। तो ऐसे में क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके टीचिंग प्रोफेशन को लोगों ने थोड़ा नॉन सीरियस बॉक्स में डाल दिया हो कि नहीं, ये तो 3-4 जगह एंगेज्ड हैं या फिल्म कर रही हैं या एक्टिंग कर रही हैं, सोशल मीडिया पर हैं, तो उस तरीके से बताओ टीचर उतने सीरियसली ना लिया हो? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो टीचर का जो प्रोफेशन है वो बहुत नोबल प्रोफेशन है, हम आइडियल होते हैं समाज में।
तो लेकिन फिर भी मैं यहाँ एक बात कहूँगी कि टीचर ऐसा तो कोई भी नहीं है कि भाई ये आप अगर एक डॉक्टर हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते, आप सिर्फ डॉक्टर का काम करोगे। आप टीचर हो तो आप सिर्फ टीचर करोगे, आपकी अपनी हॉबीज़ या अपने इंटरेस्ट नहीं हो सकते। हम ऐसे किसी को बांध नहीं सकते। लेकिन हर प्रोफेशन का, हर व्यक्ति का भी मैं कहूँगी अपनी एक डिग्निटी होती है, अपनी लिमिटेशंस होती हैं, वो हमें याद रखनी चाहिए। मैं टीचर हूँ, मुझे बहुत सारे बच्चे देखते हैं, मुझसे प्रेरित होते हैं, और मैं नहीं चाहती कि वो जो बच्चे सीखें वो ऐसा कुछ हो जो उनके पेरेंट्स बोले हाँ तुमने अपनी टीचर से सीखा होगा ना ये सब, वो कहें वाओ ये तुमने अपनी टीचर से सीखा है। दोनों बात में फ़र्क है। बिल्कुल। तो मुझे कभी ऐसे चैलेंज तो नहीं, मैंने हमेशा अपने बच्चों से या पेरेंट्स से मैं बोलूँगी मुझे प्रोत्साहन ही मिला, कभी ऐसा नहीं रहा। और मैंने अपने बच्चों को बताया कि जब बच्चों को पता चला कि लास्ट टाइम मुझे बेस्ट एक्ट्रेस के लिए को एक्ट्रेस के लिए अवार्ड मिला था अहमदाबाद में, तो स्कूल में भी मुझे जब बच्चों को दिखाया गया तो वो सब इतने खुश थे। उसके बाद से जब बच्चे मिलते हैं तो उनका एक नज़रिया अलग होता है कि मैम प्लस एक्ट्रेस, तो उनके लिए उनको लगता है कि ये भी किया जा सकता है, ये भी आप मतलब कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बंध गए हो एक इमेज में, पर हमें अपने प्रोफेशन की मर्यादा में रहना चाहिए। बिल्कुल। तो बाकी ऐसा कभी मुझे चैलेंज नहीं हुआ इस चीज़ को लेके कि मैं टीचर हूँ तो मुझे कुछ परेशानी हो करके। बहुत खूबसूरत चेतना, क्योंकि आप बहुत एक्टिव हैं हर तरीके से, तो मैं ये क्वेश्चन ज़रूर लेना चाहूँगी कि चेतना का रोल मॉडल कौन रहा हमेशा से? हाँ, मेरी माँ जी। मेरी माँ, क्योंकि मैंने हमेशा कभी नहीं देखा कि मतलब मैं जागी हूँ और मेरी माँ सोई है जी। तो हम उठते थे तो हमसे पहले वो उठ जाती थी, हमसे पहले वो खेत में होती थी। और आप विश्वास करो कि हम 4 भाई बहन हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम में से किसी को खाने की कुछ प्रॉब्लम रही हो या कपड़े ना धुले मिले हों। और माँ दोपहर में क्या होता था कि छोटी जगह से थे तो मन करता था सुंदर सुंदर फ्रॉक पहने, ये पहने, तो जब वो सारे घर के काम निपटा के, खेत का, घर का, कपड़े लत्ते धो के, पहले मशीन्स नहीं होती थी, सब कुछ हाथ से करना था, सब करने के बाद दोपहर में बैठ के वो हमारे लिए सुंदर सुंदर फ्रॉक भी सिलती थी। तो मैंने कभी अपनी माँ को रेस्ट मोड पे नहीं देखा। तो मेरे लिए हमेशा से था कि आपकी एनर्जी आपके हाथ में, कि आप उसको कितना यूज़ कर सकते हो। आप कितना लेज़ी बनोगे ये आपके हाथ में, कितना एक्टिव बनोगे ये भी आपके हाथ में। तो मेरी रोल मॉडल मेरी माँ रही कि अपने आप को एक्टिव रखो, यहाँ से फ्री रखो, टेंशन नहीं रखना है, ना ही किसी से ज़्यादा बहस करना है, गलत बोलो मत, गलत बोलोगे, गलत सुनोगे, टेंशन लोगे। तो ये सारी चीज़ें माँ से ही आई हैं, तो उनसे ऊपर तो मेरे लिए कभी कोई नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी क्वेश्चन मैं चेतना आपसे लेना चाहूँगी कि महिला, बतौर महिला जो है लाइफ में चैलेंजेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, चाहे वो शादी हो फिर बच्चे हो, तो उस दौरान चेतना ने इतना कुछ मैनेज किया और बड़ी खूबसूरती से मैनेज किया और अपने टर्म्स और कंडीशन पे मैनेज किया। तो हमारे जो दर्शक हैं जिनमें महिलाएं हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? खुशी, देखिए शिकायत तो करना सब जानते हैं ना, हम लोग सब शिकायत करते हैं, सबको अपने अपने जीवन से कुछ ना कुछ शिकायत है। पर मैंने यहाँ पे मैं ऐसे बोलूँगी, मैंने अपने हस्बैंड से एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी है जीवन में। परेशानी है, प्रॉब्लम है, पता है, उस पर बात ना करके हम अगर सॉल्यूशन की तरफ बात करें तो हम उससे बाहर आ सकते हैं। तो हर वक्त रोते रहना, मुझे ये परेशानी है, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, हर किसी के सामने आप रो रहे हो तो आप कभी उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाओगे। तो जब मैं यहाँ पर आई तो मेरे लिए बहुत स्ट्रगल था। 2016 में मैं देहरादून आई तो वो दोनों बच्चे मेरे साथ थे और नई जगह थी, मैं किसी को भी नहीं जानती थी, तब तक के पास स्कूटी वगैरह भी कुछ नहीं था, तो वो बहुत मुश्किल समय था। बट क्योंकि प्रॉब्लम तो पता थी ये है, अब सॉल्यूशन ढूंढना था, तो मैंने स्कूटी चलाना सीख लिया, जल्दी से स्कूटी ले ली, फिर कार चलाना सीख लिया, कार ले ली, करके वो प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते चले गए। तो मैं यही कहना चाहूँगी सबसे कि प्रॉब्लम्स हर किसी के जीवन में हैं, पर उस पर चर्चा ना करके अगर आप किसी से भी बात करते हो, बोलो कि ये तो मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम है, कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है। अगर आपको लगता है कि वो सॉल्यूशन आपकी प्रॉब्लम से मैच कर रहा है, आप उसको कर सकते हो, तो उसकी तरफ जाओ, ना कि प्रॉब्लम के लिए बैठ के ऐसा हो गया वैसा हो गया रोते रहोगे, वो प्रॉब्लम बड़ी ही बड़ी होती रहेगी। तो आप यही है कि बस कीप डूइंग, सब निकल आते हैं, सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। बहुत शुक्रिया चेतना हमारे साथ जुड़ने। थैंक यू सो मच खुशी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।